कि घोषणा पत्र के नाम पर बहुत बड़ी जन आदेश को धोखा देने का और जन आदेश को लूटने का शब्द भी मैं कहूँ तो इन दलों ने उस प्रकार का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के वो भाषण याद होंगे आपको, 10 दिन में कर्जा माफ। 4000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। कुछ किसानों ने तो वीडियो बनाकर आत्महत्या की कि इन्होंने हमको धोखा दिया है, लूटा है अपनी घोषणाओं के नाम पर। इसी तरह से आपने लोकसभा चुनाव में देखा, पहले सप्ताह में आप देखेंगे खटाखट 8,500 रुपये। ये भाषण सुनते सुनते देश के लोगों के कान पक गए जी। लालू यादव जी के बेटे ने घोषणा की 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 20,000 तो तनख्वाह आज के दिन में मिनिमम तनख्वाह में से, और 20,000 दें तो एक साल में एक आदमी को 2,40,000 रुपये हो गए, और 1 करोड़ को दें तो 2,40,000 करोड़ हो गया। बिहार का बजट 3.25 लाख करोड़ का है। क्या कोई दे सकता है? अब हरियाणा को पंजाब से 79 लाख एकड़ फुट पानी मिलना, ये पुराना बंटवारा है। अभी हमको 60 लाख एकड़ फुट मिल रहा है। 19 लाख एकड़ फुट पानी हमारा बकाया है। जो जिस नहर से पानी आता है भाखड़ा डैम से, वो अब 60 साल पुरानी हो गई है, और एक अल्टरनेट नहर बननी चाहिए, चैनल बनना चाहिए दिल्ली के पीने के पानी की चिंता के लिए, हरियाणा के पीने के पानी की चिंता के लिए। ये तर्क भी केजरीवाल नहीं सुन रहे, ये तर्क भी भगवंत मान नहीं सुन रहे, और हरियाणा में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ये ना दिल्ली के हैं, ना हरियाणा के हैं, ना इनको दिल्ली के पीने के पानी की चिंता है, ना इनको हरियाणा के पीने के पानी की चिंता है। और मैं धड़ल्ले से कह रहा हूं, मैंने हर बार में कहा है, हरियाणा इस बात को बहुत गहराई से समझता है। हरियाणा की राजनीति के सबसे गहरे बिंदुओं में कोई एक बिंदु है तो वो पानी है, पीने का भी, मान लीजिए सिंचाई का भी। और इसलिए इस पार्टी को कहीं भी, सब जगह हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। देखिए, बादली जब मैं विधायक बना तो यहाँ सबसे बड़े अधिकारी ग्राम सचिव और पटवारी होते थे। हमारे यहाँ बीडीओ भी बाहर से आता था, हमारे यहाँ एसडीएम भी बाहर से आता था, हमारे यहाँ तहसीलदार भी बाहर से आता था। अब बादली में अपना एसडीएम है, बादली में अपना डीएसपी है, बादली में अपना बीडीपीओ है, बादली में अपना तहसीलदार है। तो भी वहाँ कॉलेज हमने इसलिए बनाया कि राजपूत समाज की उस जो एक ट्रेडिशन है, मान्यताएं हैं बेटियों को लेकर, वो भी अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। 8 पुल मैंने उस समय बनाए जिनको हुड्डा साहब हमेशा नकारते रहते थे। ड्रेन ओवरफ्लो का मुआवजा मेरे यहाँ मिला है, नहर टूटने का मुआवजा मिला है। मैं वो मंत्री हूँ जिसने मुआवजा 6,000 से 12,000 रुपये किया। बादली की 6,000 एकड़ ज़मीन 20 से 30 लाख रुपए में जो है वो एक बड़े उद्योगपति को दे दी गई। अब उसमें से 20 से 30 लाख में 20 से 30 गज ज़मीन मिलती है। तो जब इलाका उस प्रकार का जो डेवलप होगा तो क्या होता है कि वो अर्बन एरिया तो डेवलप हो जाता है, गांव खो जाते हैं, जैसे गुड़गांव में बसी, जैसे पटेल नगर में शादीपुर। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। अभी हलचल चल रही है चुनाव की तारीख बदलने की। चुनाव की तारीख अपनी जगह बदलती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को गंभीरता से लेते हुए कुछ दिन पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी गठित की है। जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार होना है, उस कमेटी के मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा की रग रग से, हरियाणा की हर क्षेत्र की राजनीति से पूरी तरह वाकिफ़ है, हरियाणा के लोगों को क्या चाहिए इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है। आज हम इनसे घोषणा पत्र को लेकर बात करेंगे, और साथ ही बादली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीद है कि पार्टी इन्हें दोबारा मैदान में उतारेगी, और बादली की राजनीति को लेकर के भी बात करेंगे। जो धनखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत, हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपका, आपके एनजीपी चैनल का, और आप समय समय पर समसामयिक मुद्दों पर बात करते रहते हैं। जब पार्टियां घोषणा पत्र अपना घोषित करती तो एक तरह से सभी पार्टियों का घोषणा पत्र एक आईना होता है। पार्टी एक वचन लेकर के जनता के बीच जाती है कि ये विजन है हमारा, हम अगर सत्ता में आए तो आपको ये देंगे। भारतीय जनता पार्टी उसको संकल्प पत्र अपना नाम देती है। धनखड़ साहब, क्या कुछ करने जा रही है? आपकी क्या बैठकें हो चुकी है अब तक, और आपकी टीम कितना आगे बढ़ चुकी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए,
ये दो शब्दों में बहुत गहरा अंतर है। संकल्प से सिद्धि, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रिय वाक्य है। और हम संकल्प लेते हैं तो संकल्पों को पूरा करते हैं, और वो जब घोषणा करते हैं तो उनकी घोषणाएं केवल घोषणाएं रह जाती हैं। और अब तो उन दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र, खास करके कांग्रेस का घोषणा पत्र, वैसी कुछ कई अन्य दलों के घोषणा पत्र भी मैंने देखे पिछले चुनाव जो अभी हुए। एक 6-7 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि घोषणा पत्र के नाम पर बहुत बड़ी जन आदेश को धोखा देने का और जन आदेश को लूटने का शब्द भी मैं कहूँ तो इन दलों ने उस प्रकार का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी के वो भाषण याद होंगे आपको, 10 दिन में कर्जा माफ। 4000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। कुछ किसानों ने तो वीडियो बनाकर आत्महत्या की कि इन्होंने हमको धोखा दिया है, लूटा है अपनी घोषणाओं के नाम पर। आपको याद होगा ये ऐसे ही भाषण उन्होंने मध्य प्रदेश में भी, मतलब किसानों को अंधेरे में रखा। अंधेरे में नहीं, लूटा, झूठ बोल के लूटा। वादे किए, लुभावने वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए इनकी सरकार ना मध्य प्रदेश में आई ना राजस्थान में आई। दोनों जगह लोगों ने नकार दिया इनको। इसी तरह से आपने लोकसभा चुनाव में देखा, पहले सप्ताह में आप देखेंगे खटाखट खटाखट 8,500 रुपये। ये भाषण सुनते सुनते देश के लोगों के कान पक गए जी, लोग इनके दफ्तरों में पहुंच गए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के बाद से 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, फ्री अनाज देते हैं। एक घर में 5 सदस्य मान लिए जाएं तो 16 लाख परिवार हुए, 16 करोड़ परिवार हुए जी। और 16 करोड़ परिवारों में अगर 1 लाख रुपया साल में देना है तो 16 लाख करोड़ हुआ। और देश का बजट केवल इससे 3 गुना है। क्या बजट का 1/3 पैसा केवल और केवल महिलाओं को, गरीब महिलाओं को बांटा जा सकता है? तो देश में, तो एक जानकारी मैं दे दूं आपके ऐसे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो जी। 11 लाख करोड़ रुपया ही केवल बजट में ओपन है, जो विकास के कामों के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए है, जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। उससे भी 4 करोड़ ज्यादा जाएगा। इज इट पॉसिबल? ये धोखा देने का एक नया षड्यंत्र था राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। तो अभी क्या लग रहा है जो हरियाणा की जो राजनीति, नहीं मैं एक इसी को आप कंटिन्यू करना, मैं धैर्य से सुनूंगा, मैं एक कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ। हरियाणा की जो राजनीति है, अभी आने वाले जो चुनाव हैं, क्या राहुल गांधी ने जो लोकसभा में आप कह रहे हैं कि जो वादे जो ऐसे किए, गैर गंभीर वादे किए, उनका असर हरियाणा के चुनाव पर पड़ेगा? लुटेरे वादे, गैर गंभीर शब्द छोटा है, गैर गंभीर शब्द बहुत छोटा है। लालू यादव जी के बेटे ने घोषणा की 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 20,000 तो तनख्वाह आज के दिन में मिनिमम तनख्वाह में से, और 20,000 दें तो एक साल में एक आदमी को 2,40,000 रुपये हो गए, और 1 करोड़ को दें तो 2,40,000 करोड़ हो गया। बिहार का बजट 2.25 लाख करोड़ का है। क्या कोई दे सकता है? इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर घोषणा पत्रों में ये जो जन आदेश को लूटने का काम किया है, इस बार के लोगों में इस बात को भी मुझे लेके जाना है कि घोषणा पत्र संसाधनों के समानुपातिक हों, बजट के समानुपातिक हों, जो कर सकते हों उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस लूट को भी हम उजागर करने वाले हैं कि घोषणा पत्र में कैसे इन्होंने जनादेश की लूट की वादे किए हैं जो बजट के समानुपातिक। मतलब आपका जो घोषणा पत्र आने वाला है भाजपा, उसमें जो कांग्रेस ने जो वादे किए उनको भी आप जगह देंगे कि ये आपके साथ झूठे वादे किए गए हैं? बिल्कुल, हम ये कहने वाले हैं, बताने वाले हैं उसके रिलीज के समय, बाकी समय कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये घोषणा का पुलिंदा है, ये संकल्प से सिद्धि है। संकल्प कर रहे हैं, रिसोर्सेज की सीमा में हैं, और उस रिसोर्सेज की सीमा में इनको समयबद्ध, चरणबद्ध रूप तरीके से पूरा किया जाएगा। मतलब इस बार मैं एक पहलू और अच्छी करने वाला हूं, जब आप घोषणा पत्र आएगा तो देखेंगे, हम बिल्कुल पर्टिकुलर किस्म से इस बार जो है अपने संकल्प पत्र को लेकर आने वाले हैं।
एक फीडबैक रेवाड़ी से सिरसा तक, उधर डबवाली तक, उधर अंबाला तक, हर जिले से लेने का प्लान बनाया है कि क्या, किस तरह का जो है आप जो लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं इस पर, या पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही? एक तो हमने एक इसके लिए नंबर लॉन्च किए हैं, जो आप मिस कॉल कर सकते हैं तो आपको एक लिंक आ जाएगा। हमने उसके लिए एक रिकॉर्डिंग, जिसको इंटरेक्टिव नंबर कहते हैं, वो जारी किया है कि जैसे अपन बैंक में बात करते हैं ना, एक दबाएं, दो दबाएं, या कंपनी में बात करते हैं तो हिंदी में अपनी बात रिकॉर्ड करनी है तो ये दबाएं, अंग्रेजी में करनी है तो ये दबाएं। तो ऐसा जो लिखना नहीं चाहते उनके लिए एक इंटरेक्टिव नंबर है, वो अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं। एक QR कोड जारी हुआ है कि जिसको स्कैन करके आप वो अपना हमारा वेब पेज खुल जाता है, उस पर आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वैन घूम रही है, हर ब्लॉक में एक, मतलब जो फीडबैक आएगा वो शामिल किया जाएगा। कार्यालयों पर वो रखे गए हैं बॉक्सेस। तो इस तरह से सब तरह से समाज से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों तरह से हम जो है इस पर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और जो जानकारी जनता की तरफ से जो हजारों सुझाव आएंगे, फिर उनकी छटनी बनेगी कि वो 80 कैटेगरी में हैं या 70 कैटेगरी में हैं। एक कैटेगरी वाइज छटनी बनेगी, फिर उसकी व्यवहार्यता क्या है, फिजिबिलिटी के हिसाब से कि बजट में किस चीज़ के सिर समा सकते हैं, उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करते हुए हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा। उसके लिए मेरी एक बैठक हो चुकी है। हमारे जो घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य हैं, उनकी जिला अनुसार हमने ड्यूटियां लगाई हैं कि दो दो जगह जाएं, इंटरेक्टिव जो है मीटिंग्स करें, उद्योगपतियों से करें, युवाओं से करें, किसानों से करें, व्यापारियों से करें, अनुसूचित जाति वर्ग से करें, पिछड़े वर्ग से करें, बुजुर्गों से करें, महिलाओं से करें, समाज के हर वर्ग को, छोटे दुकानदार से करें, रेहड़ी पटरी वाले से करें, हर विषय को, समाज के जितने भी अंग हैं, हाँ, कोई भी अंग हमने अछूता नहीं छोड़ा है। समाज के हर वर्ग से बात करना चाहते हैं और उस सब को जोड़ते हुए फिर हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, ये संकल्प पत्र आने वाला है। धनखड़ साहब, आप इरिगेशन मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं। पानी एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं जब हरियाणा का बजट देखता हूं तो हर बजट में SYL का जिक्र आ जाता है। जो घोषणा पत्र देखता हूं तो हर घोषणा पत्र में SYL का जिक्र आ जाता है। पिछले 40 सालों के जो मैंने घोषणा पत्र भी देखे, बजट भी देखे, SYL को कोई नहीं बोलता। SYL अपनी जगह आज भी नहीं आई है, पहले भी नहीं आई है। क्या इस बार के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी SYL के मुद्दे को लेकर के कुछ स्पष्ट स्टैंड रखेगी जनता के सामने? देखिए, ये जो पानी का बंटवारा है हरियाणा पंजाब का, अब हरियाणा को पंजाब से 79 लाख एकड़ फुट पानी मिलना, ये पुराना बंटवारा है। अभी हमको 60 लाख एकड़ फुट मिल रहा है, 19 लाख एकड़ फुट पानी हमारा बकाया है। और उसके एक बड़ा कारण भी है कि उसको पानी को लाने का कोई चैनल नहीं है, क्योंकि जिस भाखड़ा मेन लाइन से पानी आता है वो अपनी फुल कैपेसिटी में बहती है, कुछ राजस्थान ले जाती है, कुछ हमारे राज्य में आता है। बार बार हरियाणा इस बात को उठाता रहा है, आंदोलित होता रहा है कि हमारा जो बकाया पानी है वो हमको दिया जाना चाहिए। और हरियाणा में प्रति वर्ष 40 लाख एकड़ फुट का पानी का घाटा है, क्योंकि 1 करोड़ एकड़ फुट पानी हम ट्यूबवेल से निकालते हैं और उसमें से आधा रिचार्ज हो पाता है, आधा रिचार्ज नहीं हो पाता। मतलब 60 लाख एकड़ फुट रिचार्ज होता है, 40 लाख नहीं हो पाता। तो उसके कारण से 40 लाख एकड़ फुट का, अगर ये 19 लाख और मिल जाए तो हमारा घाटा 21 लाख एकड़ फुट का रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सर्वोच्च न्यायालय, एक पूरी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। जी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंजाब बार बार एक बात कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, सरप्लस पानी नहीं है, देने के लिए नहीं है, तो नहर की क्या जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देखो भाई, पानी को अब रोजाना नापा जा सकता है, घंटे घंटे नापा जा सकता है, साप्ताहिक नापा जा सकता है, मासिक नापा जा सकता है। इसलिए आप पानी की मात्रा का बहाना मत करो, जितना ज़्यादा होगा उतना ले लेंगे, नहीं होगा तो उस समय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि पानी की मात्रा के बहाने से SYL को बनने से मत रोकिए, क्योंकि दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी पीती है, हरियाणा 2000 क्यूसेस पानी पीता है। हरियाणा की सिंचाई और सारी व्यवस्था चलाने के लिए
हम 4 बार में हरियाणा को पानी देते हैं 6,000 क्यूसेस के हिसाब से। ये तो आप उसमें बता रहे हैं, माफ करना, 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी जो अब आ रहा है उसमें से जो जा रहा है, हाँ, हमारे पास 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हमको अभी अवेलेबल होता है। 40 लाख एकड़ फीट यमुना से उपलब्ध होता है और 60 लाख एकड़ फीट बांटवाड़ा से उपलब्ध होता है। तो उसमें से जो पानी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, 1050 क्यूसेस दिल्ली को पीने के लिए जाता है, 2000 क्यूसेस हरियाणा पीता है, हमारे पशु पीते हैं। तो मेरी जो लॉजिक है, मेरी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का जो लॉजिक है वो ये है कि घर में बिजली चली जाए तो इन्वर्टर लगाते हैं, किसी कॉलोनी में बिजली चली जाए तो बड़े बड़े इन्वर्टर लगते हैं, सोलर सिस्टम लगता है। तो जो जिस नहर से पानी आता है भाखड़ा डैम से, वो अब 60 साल पुरानी हो गई है और एक अल्टरनेट नहर बननी चाहिए, चैनल बनना चाहिए दिल्ली के पीने के पानी की चिंता के लिए, हरियाणा के पीने के पानी की चिंता के लिए। किसी दिन कोई कठिनाई होती है, क्यूसेस का मतलब होता है पर सेकंड अवेलेबिलिटी। जी। अगर उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पीने के पानी का भी संकट हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप पानी की मात्रा का लॉजिक छोड़ दीजिए, आप केवल एक अल्टरनेट कैनाल बनाइए, पानी जैसा होगा ले लेंगे, क्योंकि वो कैनाल 60 साल पुरानी हो गई है भाखड़ा मेन लाइन। ये तर्क भी केजरीवाल नहीं सुन रहे, ये तर्क भी भगवंत मान नहीं सुन रहे, और हरियाणा में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ये ना दिल्ली के हैं, ना हरियाणा के हैं, ना इनको दिल्ली के पीने के पानी की चिंता है, ना इनको हरियाणा के पीने के पानी की चिंता है। और मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ, मैंने हर बार में कहा है, हरियाणा इस बात को बहुत गहराई से समझता है। हरियाणा की राजनीति के सबसे गहरे बिंदुओं में कोई एक बिंदु है तो वो पानी है, पीने का भी, मान लीजिए, सिंचाई का भी। और इसलिए इस पार्टी को कहीं भी, सब जगह हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के मैं अंतिम सवाल कर रहा हूं, उसके बाद हम बादली की राजनीति पर बात करेंगे। नायब सैनी सरकार ने बहुत से फैसले बदले हैं मनोहर लाल सरकार के, चाहे ऑनलाइन पॉलिसी से संबंधित जितने भी थे, प्रॉपर्टी आईडी के भी हैं, परिवार पहचान पत्र के भी हैं। क्या हम चुनाव घोषणा पत्र को मनोहर लाल सरकार के समय जो योजनाएं क्रियान्वित हुई थी उसमें बड़े बदलाव के साथ देखेंगे? देखिए, हमेशा चुनाव घोषणा ये जो संकल्प पत्र होता है या घोषणा पत्र होता है, ये भविष्यगामी होता है। हमने आगे क्या करना है, तो ये हमेशा, अब ये 24 से 29 देखेगा। पायदान हमेशा पुराने होते हैं, लेकिन यात्रा हमेशा आगे की होती है। तो ये भविष्यगामी होगा, ये नई जनरेशन का होगा और न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा, न्यू जनरेशन के सुधारों के साथ होगा। बात समझ में आ गई? पीढ़ी भी नई होगी, और जैसे आप बड़े बड़े कैमरों से रिकॉर्डिंग करते थे, अब आपका नई जनरेशन के कैमरे आ गए हैं छोटे छोटे फ़ोन में, तो ये टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन है। तो अब आपको लाइव करने में दूसरे ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती थी, तो पहले इतना बड़ा डब्बा उठा के लाया करते थे। तो ये जो पहले वैन आती थी, फिर वो थैला आने लग गया, और अब ये डायरेक्ट लाइव कर देते। बदलाव आ रहा है, तो समय की ज़रूरत के हिसाब से भाजपा बदलाव करेगी। दोनों चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाएगा, नई पीढ़ी की अपेक्षाएं, वर्तमान की चुनौतियां और न्यू जनरेशन के सुधार। चलिए अब बादली की राजनीति को लेकर के बात करते हैं। धनखड़ साहब का चुनाव क्षेत्र बादली रहा है। इस बार भी जैसा हमको लग रहा है कि बादली से ही पार्टी इनको उम्मीदवार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन एक संभावना यही है कि बादली से फिर मैदान में ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। तो धनखड़ साहब, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है बादली में, ये थोड़ा बताइए हमको। इतने व्यस्त समय में कैसे निकालते हो? इधर मैनिफेस्टो कमेटी है, दूसरे भी दायित्व है, किस तरह समय निकाल पाते हैं बादली के लिए? एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव में नाम नहीं करता, वो हमेशा ही काम करता है। हमारे नीचे तक का संगठन हमेशा बना के रखते हैं, लगातार काम करता है, और कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिदिन जो है उस काम में लगे हुए रहते हैं। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम, पुरुषार्थ, उनकी मेहनत, और जहाँ जहाँ वो मुझे जितना जुटाते हैं उतना मैं भी साथ साथ जुटता हूँ। तो वो साथ सब जुटकर मिलकर एक टीम की तरह से काम करते हैं, और लोगों का आशीर्वाद मिलता है, आगे बढ़ते हैं। एक सीधा बादली केंद्रित सवाल। धनखड़ साहब का कार्यकाल था, बाद में वत्स साहब का कार्यकाल आ गया। धनखड़ साहब के कार्यकाल की ऐसी बड़ी उपलब्धियां जिनको लोग याद करें, आपको क्यों चुना जाए, क्या ऐसी उपलब्धियां रही आपकी बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, बादली, जब मैं विधायक बना तो यहाँ सबसे बड़े अधिकारी ग्राम सचिव और पटवारी होते थे। हमारे यहाँ बीडीओ भी बाहर से आता था,
हमारे यहाँ एसडीएम भी बाहर से आता था, हमारे यहाँ तहसीलदार भी बाहर से आता था। अब बादली में अपना एसडीएम है, बादली में अपना डीएसपी है, बादली में अपना बीडीपीओ है, बादली में अपना तहसीलदार है। एक और ब्लॉक बन गया है माछरोली, वहाँ अपना एक बीडीपीओ हेडक्वार्टर है। कुलाना में बेटियों के लिए कॉलेज बना है, क्योंकि वहाँ हमारे राजपूत समाज का जो है काफ़ी गांव हैं, और राजपूत समाज अपनी बेटियों को दूर पढ़ने नहीं भेजता था। तो सारे जिसको कहते हैं कि जो सरकार के मानक थे, इतनी दूरी पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पटौदी, गुरावड़ा, बड़े पास पास कॉलेज थे, तो भी वहाँ कॉलेज हमने इसलिए बनाया कि राजपूत समाज की उस जो एक ट्रेडिशन है, मान्यताएं हैं बेटियों को लेकर, वो भी अपनी बेटियों को पढ़ा सकें, तो हमने वहाँ कॉलेज बनाया। हमारे यहाँ पाटौदा में संस्कृति स्कूल बना है, और जो है संस्कृति स्कूल हमने कई सारे बनाए हैं। पीएम श्री स्कूल भी हमने अपने यहाँ काफ़ी सारे बनाए हैं। 100 से ज़्यादा सड़कें उस समय मैंने बनाई। ट्रेन नंबर जो है 8 पर 8 पुल मैंने उस समय बनाए, जिनको हुड्डा साहब हमेशा नकारते रहते थे। ड्रेन ओवरफ्लो का मुआवजा मेरे यहाँ मिला है, नहर टूटने का मुआवजा मिला है। मैं वो मंत्री हूँ जिसने मुआवजा 6,000 से 12,000 रुपये किया। मैं फसल बीमा शुरू कराने में महत्वपूर्ण महती भूमिका हम लोगों ने निभाई। भावांतर भरपाई हम यहाँ लेकर आए। उस नाते से 100 से ज़्यादा चौपाल, हर वर्ग की चौपाल, वो उस समय हमने बनाने के लिए काम किया। हर गाँव में व्यायामशाला हैं, ओपन जिम हैं। बड़े बड़े शहरों की तरह आप हर गांव में जाइए, यहाँ ओपन जिम लगे हुए हैं। तो यहाँ हर क्षेत्र में जो भी वहाँ की ज़रूरत थी, भगवान ने इतने अच्छे मुझे 5 साल दिए कि गांव ने जो कहा ये कर दो, वही करने का दायित्व परमात्मा ने मेरे पीछे, भगवान की प्रतिमा लगी है, इतना अच्छा अवसर दिया, ना कहने का मौका नहीं दिया कि जो उन्होंने कहा ये करना है वही करेंगे। ये ऐसी खूबी परमात्मा की, जिसको कहते हैं ना ईश्वर की पूरी कृपा रही, तो उस नाते से वो अवसर मुझे मिला। और बादली के विकास में अहिर निशम हम उस प्रकार से जुटे, सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो धनखड़ साहब, बादली को लेकर के लास्ट सवाल है। बादली को लेकर के अगर आप बादली से चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो बादली को लेकर के क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा कि इस पारी अगर मुझे मिलती है और आपकी पार्टी सरकार बना लेती है, तो जो तीसरी बार जो है भाजपा सरकार अगर आ जाती है, तो उस पारी में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये जो इलाका है, ये हमारे साथ बड़ा धोखा किया। बादली की 6,000 एकड़ ज़मीन 20 से 30 लाख रुपए में जो है वो एक बड़े उद्योगपति को दे दी गई। अब उसमें से 20 से 30 लाख में 20 से 30 गज ज़मीन मिलती है, और एक बड़ा अर्बन एरिया यहाँ डेवलप होने वाला है। मुझे लगता है कि अगले, तो जब इलाका उस प्रकार का जो डेवलप होगा, तो क्या होता है कि वो अर्बन एरिया तो डेवलप हो जाता है, गांव खो जाते हैं, जैसे गुड़गांव में बसी, जैसे पटेल नगर में शादीपुर। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि इलाके के डेवलपमेंट के साथ उन गांव का डेवलपमेंट हो, उन ग्रामीणों का डेवलपमेंट हो। अगर कोई आदमी अच्छा सा रखवाड़ा बन के नहीं रहता है तो वो चूक जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा इलाका चूक जाए। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन मेरे इलाके के लोगों का साथ डेवलपमेंट हो, हम साथ साथ आगे बढ़ें। नहीं तो आने वाले समय में इन गाँव के नाम लोग याद नहीं करेंगे, सेक्टर याद करेंगे किसी के। आप भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण कमेटियों में हैं, इलेक्शन कमेटी में भी हैं। कब तक भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची की उम्मीद की जा सकती है? तो 29 शायद आ जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश धनखड़ की बातें सुनी, हर मामले में इन्होंने अपना स्पष्ट नज़रिया प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा वह पूरी तरह से जनता के फीडबैक के आधार पर तैयार होगा, और उसमें संकल्प के साथ सिद्धि की ये बात कर रहे हैं, उसमें कोई झूठे वादे नहीं होंगे। और कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए हैं ये बता रहे हैं, हमने किसी का झूठा बता रहे हैं ना सच बता रहे। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के वादे खोखले रहे, तो उन खोखले खोखले पत्रकार के नाते एनालिसिस नहीं करोगे तो चुप जाओगे। नहीं, एनालिसिस में करूंगा। हाँ, और कांग्रेस के जो खोखले वादे हैं उनको लेकर के धनखड़ साहब कह रहे हैं कि इस बार के घोषणा पत्र में कांग्रेस के खोखले वादों की भी पोल खोली जाएगी। घोषणा पत्र कब तक जाएगा? ये सितंबर प्रथम सप्ताह में प्रयास कर रहे हैं आ जाए, तो मुझे लगता है कि शायद सितंबर प्रथम सप्ताह तक हम इसको तैयार कर लेंगे। फिर कई बार वो जारी करने की तिथि हमारे उपस्थित नेताओं की उपलब्धता पर होती है, तो मुझे लगता है कि बिफोर
सेकंड वीक से पहले पहले तो जारी भी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब।